नहीं, पर हम तो हर जगह अपने आप को बताते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं। उसके लिए हम पासपोर्ट भी देते हैं, अपना आधार कार्ड भी देते हैं, पैन कार्ड भी देते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। हमसे बार बार पूछा जाता है, हर फॉर्म में पूछा जाता है कि आप इंडियन हैं कि नहीं हैं। ये भी पूछा जाता है आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं। आप बच्चों के स्कूल के फॉर्म से लेकर के और किसी भी तरह का फॉर्म भर लें, उसमें तो ये बात पूछी फिर जाती है। फिर आप पंकज जी अंठिया रहे हैं। नहीं नहीं, अंठिया नहीं रहे। अंठिया रहे हैं नहीं नहीं, आप। हर हर बात को देखिए, सवाल यह है कि ये देश सबका हो जाए। बात यह है भाई, प्रताड़ना के शिकार जो इतने साल से, जब सरकार साफ कह रही है कि हम किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे, सीएए के जरिए हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे, जो रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार हैं माइनॉरिटीज, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको हम दे रहे हैं। पहले भले ही 11 साल 12 साल था, अब उसको 5 साल कर दिया। इसको मुसलमान से जोड़ने की बात कहां आ गई, अनुपम मिश्रा जी? हम ये तो प्रेम कुमार जी ही बताएंगे। देखिए, मुझको एक बात जो मोटी मोटी समझ में आई कि इन्होंने ना, एक मुझे लगता है एक बात चलते फिरते भी नहीं पढ़ा कि कानून क्या है। कानून ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, आगे की बात ही नहीं हो रही, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो हिंदू, जो सिख, जो जैन, जो पारसी, जो बौद्ध, ये सब लोग जो ईसाई, ये जो आसपास के मुल्कों से सब कॉन्टिनेंट में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में रह रहे हैं 2014 से, यानी आज से 10 साल हो गया। जो आज से 10 साल पहले तक आए थे और जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इतनी सी बात है। अब इसमें कौन जूता ढूंढ रहा है, कौन चप्पल ढूंढ रहा है, किसका आत्म स्वाभिमान उतर गया, किसके घर में पुलिस घुसी जा रही है, मैं तो एकदम समझ के बाहर है भाई। मतलब किससे। और सुनिए, सरकार इनको ढूंढने नहीं जा रही है, इनको सरकार के पास आके कहना है कि भाई मेरा नाम सुनील कौशिक है, मेरा नाम पंकज कुमार है, मेरा नाम अनुपम मिश्रा है, मेरा नाम राहुल लाल है, हम यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, हम फलाने मुल्क से भाग के आए, हमें नागरिकता दे दें। तो क्या, अच्छा आप बताइए आप 10 साल से कैसे रह रहे हैं? ये देखिए हम 10 साल से रह रहे हैं। उन्होंने अपना दिखाया कि साहब हम 10 साल पहले भाग के आए थे। अच्छा ठीक है, फिर आप इनकी नागरिकता को फास्ट ट्रैक में डाल दीजिए। सरकार तो किसी को ढूंढने जा ही नहीं रही है। सरकार आपको पकड़ पकड़ के, जैसे राहुल गांधी नहीं कहते हैं पकड़ पकड़ के नौकरी दूंगा, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी दूंगा। तो भाई सुनिए, सरकार किसी को पकड़ पकड़ के नहीं देने जा रही नागरिकता। सरकार के पास लोग जाएंगे और कहेंगे साहब हम 31 दिसंबर 2014 के पहले इस मुल्क में दाखिल हो चुके थे। कुछ लोग कहेंगे हम वैध तरीके से दाखिल हुए थे, कुछ लोग कहेंगे हम अवैध तरीके से दाखिल हुए थे, कुछ कहेंगे हमारे पास हमारे मुल्क का पासपोर्ट है, कुछ कहेंगे हमारे पास कोई कागज नहीं, लेकिन हम फला मुल्क से, हम बांग्लादेश से भाग के आए, हम पाकिस्तान से, हम अफगानिस्तान से भाग के आए। अच्छा ठीक है साहब, आप भाग के आए हैं और आप इन 6 धर्मों में से एक है, ठीक है आपको नागरिकता दे दी। किस सरकार किसी को, हिंदू को भी खोजने नहीं जा रही है, पारसी, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, किसी को सरकार नहीं खोजने जा रही है, किसी से कागज नहीं मांगने जा रही है। सरकार अपनी जगह बैठी है। उसको जाके पंकज कुमार जी आके कह रहे हैं कि भाई हम भाग के आए, मेरे को नागरिकता दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा आप साबित कर दीजिए कि आप 10 साल से आए हो, दे दिया। किसके घर में जूता खोजा जा रहा है भाई? मेरी तो एकदम समझ के बाहर है। ये तो हम लोग अलग अलग कानून के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब एक सवाल ये आता है कि साहब अगर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो भी मुल्क में घुस आया है, सबको क्यों नहीं दे देते नागरिकता? उसमें आपने मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया? बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि साहब हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और ये पारसी, ये मिलाकर इनकी संख्या कुछ हजार में है।
अगर आप कह देंगे 2014 तक भेड़िया धसान में जो भी घुस आया है सबको नागरिकता दे दीजिए, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या करोड़ों में है। सब आगे खड़े, मतलब आपको 2000 और 2 करोड़ में अंतर समझ में आता है? मतलब मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जैसे एक जमाने में वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके कह देते थे कि साहब ये, अच्छा देखिए बात करने का तरीका सुने साहब, इस कानून से ओबीसी की, दलित की और अल्पसंख्यकों की नागरिकता ले ली जाएगी। खाली मुसलमान में दम नहीं आ रहा है तो इसमें ओबीसी और दलित भी डाल दो, एक बार बाबा साहब का नाम भी ले दो, एक बार गांधी जी का भी नाम ले दो, और एक बढ़िया सा मसाला तैयार कर दो। मुझे मतलब आज इस बात को धीरे धीरे, इतने साल हो गए, 2019 से 2024 आ गए, और मुझे इस बात का आश्चर्य, आज भी कोई कानून पढ़ने को तैयार नहीं। जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहा है आदमी। मैं इतनी देर से बैठा सुन रहा हूं। पंकज जी नहीं, पर चलिए मैं मान लेता हूं राजनीतिक वजह हो सकती। प्रेम कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका ऑडियो अनम्यूट है। नहीं, पंकज जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि गलत बोलने से रोकिए। एक तरफा दूसरे पैनलिस्ट को बोले कि कुछ नहीं समझता है और मैं बहुत 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 विद्वान हूं, तो भाई विद्वान लोगों से डिबेट करा लीजिए। आप टोकिए, आपका काम है, मैं नहीं टोकूंगा। भाई अगर आप तथ्यात्मक रूप से गलत बात कहेंगे तो टोकूंगा ना। अगर तथ्यात्मक एंकर टोकेंगे, एंकर। मैंने कह दिया मुझे जो करना था। पंकज जी रुकिए, अगर ये कह रहे हैं कि CAA में हम जाके मुसलमानों के आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं, उनसे कागज मांग रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आपके सामने गूगल है, मेरे सामने गूगल है, आपके पास फोन है, मेरे सामने फोन है। मेरे को CAA कानून पढ़ के सुना दी, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। इसको पर्सनल मत लीजिए। मैं कहूंगा पर्सनल कमेंट नहीं किया जाए, अपनी बात की जाए। राहुल लाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कानून पढ़ के सुना रहा हूं, मैं कानून पढ़ के सुना रहा हूं 2 लाइन का। हाँ राहुल लाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुपम जी, हाँ, कानून सभा को पता है 2019 से हम लोगों ने हमें नहीं लग रहा कि इस पैनल में कोई होगा जिसने सैकड़ों डिबेट इसके ऊपर नहीं किया होगा। देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैंने पहले भी कहा था, सीए कानून तक से किसी को समस्या नहीं है। जो कानून है उसके प्रावधान तक से भी समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब गृह मंत्री खुद इसके साथ एनआरसी को जोड़ते हैं। और उनका बयान जो है, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के दरमियान में कई बार दिया बयान उन्होंने खुल के, उस बयान में सीए के बाद वो एनआरसी को जोड़ के लाते हैं। उसमें वो कहता है कि क्रोनोलॉजी समझिए कि सीए आया है, उसके बाद हम एनआरसी लाएंगे। वो एनआरसी लाएंगे तो आप किसको डराने का प्रयास कर रहे हैं? वो डराने का सीधा सीधा प्रयास मुस्लिम समुदाय को होता है, क्योंकि बाकियों को तो सीए में इम्यूनिटी मिल गई। तो ये एक देखिए मामला जो है ये सीए का नहीं है, आप ये मामला है सीए जोड़ एनआरसी प्लस गृह मंत्री जी का सीधा सीधा पूरा बयान, जो राजनीतिक लाभांश लेने के लिए वो बयान दिया जाता है। पंकज जी, मैंने बहुत पहले भी मैंने कहा कि अगर सरकार को लग रहा था कि घुसपैठिये से लड़ने के लिए ये देश धर्मशाला नहीं है और हम दूसरे धर्म के लोगों का ध्यान रखते हैं। अभी देखिए सीए का कानून तो लागू नहीं हुआ था पंकज जी, लेकिन हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबान का शासन हुआ। वहां से बहुत सारे जो अलग अलग समुदाय के लोग थे उनको भारत में उनको शरण मिला कि नहीं मिला? भारत में भारत सरकार ने उनको नागरिकता भी दिया। तो सीए कानून के बिना भी ये काम चल ही रहा था। ठीक है, अच्छा है आपने सीए कानून भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप एनआरसी लाके आप एक समुदाय को डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये गुड गवर्नेंस के महान लक्षण थे तो फिर तब तो सरकार को माफी मांग के नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था कि हाँ बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस का चीज था, हम इसमें 5 साल लेट हो गए। 2019 में कानून पारित किया था, लेकिन बहुत दुख के साथ 2024 में चुनाव आचार संहिता के पहले लागू कर रहे हैं। तो सरकार से यह भी सवाल होगा कि फिर आप अगर अच्छे कानून से आपने देशवासियों को इतने वर्षों तक वंचित क्यों रख दिया? संसद में पारित हो गया था, आप ले आते उसके पहले। तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो मैं कह रहा हूं कि मुख्य राजनीति जो विपक्ष अभी सरकार को घेर रहा है, जो बड़े आर्थिक मुद्दे हैं, तमाम तरह के दूसरी चीजें हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए कि फिर से वही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हो जाए। राम मंदिर के मामले पर वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में विफल रहे और उसके लिए दूसरी तरफदारी है पंकज जी।
नहीं नहीं, राम मंदिर के मसले पर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स मुझे लगता है इस बार सरकार ने किया भी नहीं। और सरकार अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रही होती तो प्रज्ञा ठाकुर का टिकट नहीं कटता। ऐसे कई लोग हैं। देखिए देखिए, जो बयान भी लोगों के आए हैं, राम सबके हैं, और जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स ने बोला है, अगर आप 90 के दशक की तुलना अभी से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि बातों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये मैं जानता हूं कि बीजेपी के नेताओं को साफ संदेश था कि आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो कि डिविजिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगा। इस बात को मैं जानता हूं। और आपको एक बयान बता दीजिए राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान कि बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की बात की हो जिससे लगा हो कि पोलराइज करने की कोशिश की गई। अब यहां पर तो एक लाइन में केवल हाँ दीजिए। मेरा केवल यह कहना है कि भाई एक राम मंदिर जो ट्रस्ट थी उसको कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं थी, तमाम शक्तियां प्राप्त रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तब फिर वो मंदिर का निर्माण कार्य कैसे जो है कि दिसंबर 2025 में जा रहा है, वो आपको आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों करनी पड़ी? तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए व्याकुल नहीं थे उसमें? तो ये सब कई सारे प्रश्न उठते हैं जिसके पर्दे के पीछे अगर हम लोग देखें तो फिर अंतर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स छिपी हुई नजर आती है। नहीं, पर चलिए मैं मान सकता हूं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। जो लोग राम मंदिर अभी तक नहीं गए वो किसको खुश कर रहे हैं, ये बताइए ना, वो कौन सा पॉलिटिक्स है? जो अभी तक राम मंदिर नहीं गए और फिर भी कहते हैं राम सबके हैं, तो वो कौन सा पॉलिटिक्स करते हैं और कौन सा पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं? तो ये मैं मान सकता हूं, लेकिन पोलराइजेशन पॉलिटिक्स रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कहीं दिखा नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी तो एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, और जब एनआरसी की चर्चा नहीं है, सीएए की बात है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की बात है। जो लोग इसके इच्छुक हैं, जो इस नियम प्रावधान के तहत आते हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि अब इसको लेकर के कोई बवाल नहीं होगा, किसी तरह की कोई बात होगी नहीं होगी? क्योंकि इसमें नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात तो नहीं है। जहां तक गृह मंत्री का सवाल है, बंगाल में बोला होगा राहुल लाल जी, लेकिन मैं पार्लियामेंट में उनके द्वारा कही हुई कई बार की बातों की चर्चा कर सकता हूं कि वो बार बार कहते हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए यह कानून नहीं बनाया गया। आप लोगों को मत बड़गलाइए, आप कहिएगा तो मैं कई सारे कटिंग्स उनके द्वारा बोली हुई बातें आपको भेज सकता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, लेकिन जो बयान मैंने बोला वो बयान भी उनका ही बयान है, गृह मंत्री जी का ही बयान है। मैं उनके पूरे बयान को पढ़ के भी रख सकता हूं। जो मैंने बोला वो हूबहू उनके बयान है। ठीक है, पर अब एनआरसी की बात तो नहीं है डॉक्टर सुनील कौशिक। अब एनआरसी की बात नहीं है तो सीए पे बवाल नहीं होना चाहिए। देखो पंकज जी, आपने शुरू में भी कहा कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब भी हमें सही जानकारी देनी पड़ती है। हम वोटर कार्ड बनवाएं, आधार कार्ड बनवाएं, नया आधार कार्ड वोटर कार्ड बनता है तो उसमें भी हमको शपथ देनी पड़ती है कि हम भारतीय नागरिक हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं। कोई कहेगा जन्म से रह रहे हैं, कोई कहेगा 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप कोई लाइसेंस बनवाते हैं, पिस्टल का, राइफल का, बंदूक का, तो उसमें भी जांचा होती हैं। एक परफॉर्मा होता है कि आप यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, और लेकिन 20 साल पहले आप गांव रहते थे तो गांव से भी इंफॉर्मेशन आती है आपके पास से कि गांव का थाना भी इंफॉर्म करता है। तो जब इंफॉर्मेशन देने की बात है, जो प्रेम जी कह रहे हैं कि जा जा करके पुलिस ढूंढेगी, बताना पड़ेगा, बेइज्जती बड़ा महसूस होगी एक समाज को, मुसलमानों को बहुत, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को देना होगा नागरिकता लेने से पहले, ना दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देना पड़ेगा, ना पारसी को, न और तमाम जो राजनीतिक जो धर्म के लोग हैं। ये लगता है कि जो भी हैं मुस्लिम धर्म को छोड़ के हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। और मुसलमानों को, मैंने अभी एक बात कही कि तमाम ऐसे जिले हैं जहां हजारों की संख्या में मुसलमान रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं?
या तो वहां वो शिकार हुए भी हैं, ऐसी स्थिति रही भी है, मुझे तो नहीं लगता। एक भी यदि प्रेम कुमार जी, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं, एक मुस्लिम परिवार को दिखा दें कि साहब उनका वहां उत्पीड़न हुआ पाकिस्तान में, उत्पीड़न के कारण वो यहाँ आए,